स्टार्टिंग तो देखो ऐसा तो नहीं एकदम फूल से सजा हुआ था चीजें कि मैं आया और स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं था। टफ बहुत था। इनफैक्ट ऐसा भी हालत था जहाँ पे कुछ भी होप नहीं था, मतलब पैसा बोलो रहने का बोलो कुछ नहीं था। तो मैं तभी डिसाइड कर लिया था कि अगर ऐसा हालत है तो मुझे खुद को प्रूव करना बहुत जरूरी है कि हर म्यूजिशियन जो है अगर यही सोच के आएगा कि उसको कुछ करना है जिंदगी में और बॉम्बे आएगा कुछ करने के लिए, और अगर ऐसा हालत हो गया तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं बहुत। तो वो मुझे प्रूव करना था कि वो डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए और होप रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ये सोच के कि करियर होने वाला ही है। तो वो एक एक मेरा जर्नी था। मैं खुद से खुद को मतलब खुद के अंदर ही फाइट करता था कि नहीं होगा, जरूर होगा, लगे रहो और करते रहो काम। और पैसे नहीं है कोई वादा नहीं है, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। ऊपर वाला है ना, देखता है, पैशन देखता है। जो पैशन के बंदे होते हैं उनके लिए ऊपर वाला रहता है। तो मैं वही लेके आगे बढ़ता रहा, लोगों के साथ काम करता रहा, ईगो नहीं रखा जिंदगी में, जेलसी नहीं रखा, नियत साफ रखा और बस सीखता गया और बस अभी भी सीख रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। तो अच्छा लगता है, मतलब बोल सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जो सबको सब गुजरते हैं, सब जितने स्टार्स हैं सब गुजरे राइट, और मैं भी गुजर रहा हूँ उससे। राइट, राइट, राइट। तो जो ये स्ट्रगल्स के दिन थे, जो शुरुआत के, तो उसमें हम्म। कौन सी ऐसी बात थी कि जो जिसके वजह से आप टिके रहे हैं कि नहीं, ये था तो ये है। फैमिली का सपोर्ट तो था ही, बाकी कुछ नहीं था। हम्म। और आप शायद कोलकाता से आए, राइट, बॉम्बे। यस। जी, तो वो फिर बॉम्बे में जो स्टार्टिंग हुई, जो स्ट्रगल के दिन थे, उसके बारे में कि वो कौन सी ऐसी बात थी जो आप टिके रहे? बात तो देखो, म्यूजिक छोड़ के और मुझे कुछ आता नहीं है। तो मतलब समझ लो कि म्यूजिक ही मेरा पार्टनर है, म्यूजिक ही मेरा सब है मेरे लिए, और साथी है, जिंदगी भर का साथी है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत था, लेकिन वही है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होते हुए भी मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाया। इनफैक्ट मैं इतना म्यूजिक को प्रायोरिटी कर दिया जिंदगी में कि मैं अपने माता पिता को सैक्रिफाइस कर दिया, उनसे दूर रहा। और इतना दूर रहने के बाद बॉम्बे आके जब मैं 3-4 साल गुजारा उनके बिना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना बड़ा चैलेंज लिया हूँ जिंदगी में। और अगर मैं ये पूरा नहीं किया तो मैं अपने माता पिता को खुश नहीं कर पाऊंगा। उनका खुशी तभी होगी जब मैं जाके कुछ बनूं और फिर वो मुझे देख पाए, क्योंकि उनका भी एज जो है काफी हो गई। जैसे मम्मी है, पापा गुजर गए लास्ट वीक मेरे। तो जाते जाते उन्होंने मेरे 2 गाने सुन के गए, एक वे माही था और एक साकी साकी। जी, सुन के बढ़िया। मुझे ये सबसे फीलिंग जो है ना मेरा, मुझे चाहे ऑस्कर मिल जाए, ग्रैमी मिल जाए, लेकिन उससे ज्यादा पापा जो देख के गए हैं उससे बड़ा अवार्ड जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा लाइफ सक्सेस हो गया जब मेरे पापा ने मेरे गाने सुने और तारीफ की और बोला बेटा म्यूजिक मत छोड़ दो। ओके। और मैं क्या बोलूं, और ये एक इमोशन की बात है और पैशन की बात है। बस अभी वही है, आगे देख रहा हूँ कि और मैं कितने लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ राइट, और आगे मेरे साथ लेके आ पाऊँ, क्योंकि अकेला तो देखो, अकेले तो जिंदगी मतलब जीना जो है एक जेल की तरह है। राइट, और मैं जेल जेल में नहीं रहना चाहता हूँ। मेरे को दोस्त चाहिए, मेरे को यार चाहिए, मेरे को म्यूजिशियंस चाहिए। और ये जो है ना, मैं बार बार सबको बोलता रहता हूँ, आप गुजरात से हैं, जी, गुजरात में ही देखिए कितने म्यूजिशियंस हैं अच्छे, कितने मतलब डांसर्स बोले, एक्टर्स बोले, सब कितने टैलेंटेड लोग हैं। राइट, लेकिन हर सिटी तो महाराष्ट्र नहीं है, हर जगह तो बॉम्बे नहीं है। बॉम्बे एक जगह है जहां से फ्लरिश होते हैं, कर्म भूमि बोल सकते हैं। राइट, तो मैं इस कर्म भूमि को और बढ़ाना चाहता हूँ, सो दैट पूरा इंडिया एक कर्म भूमि बन जाए। राइट, हर हर सिटी में महाराष्ट्र के जैसे बॉलीवुड बने। तो और नए नए आर्टिस्ट आए और सामने आए। तो ये मेरा एक मकसद बन गया जिंदगी का, जो मैं छोटा हूँ बहुत, अभी उतना तो फ्लरिश नहीं हो, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा मैं करता रहूँ। राइट, राइट। और आपने जो बताया शुरुआत में और फिर स्ट्रगल पूरी हुई, तब ऐसी कौन सी मोमेंट थी, वो कौन सी थी कि जो आप जिसको आप पहला ब्रेक बोल सकते हैं, कि आज आप पीछे देखते हैं तो कि इसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं, अब कोई वांदा नहीं है? बन्नो तेरा स्वैगर था पहला ओके, गाना। ओके। वो होने के बाद एक ही फीलिंग आई थी मुझे कि एक मैं भटक रहा था गली या गली गली गली। या एक बिल्डिंग मिल गया,
मुझे राइट एक घर मिल गया, राइट उसका पहला ग्राउंड फ्लोर मिला मुझे। तो ग्राउंड तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राउंड मजबूत होगा तो वही बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। तो मुझे ग्राउंड मजबूत मिल गया। तो ओके एक तरफ से तसल्ली मिल गई कि नहीं, अभी मेरा जो ग्राउंड है स्ट्रांग है, अभी मुझे आस्ते आस्ते लिफ्ट से नहीं स्टेयरकेस से जाना पड़ेगा ऊपर। राइट तो मैं स्टेयरकेस से चल रहा हूँ आस्ते 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 आस्ते। और ये जो बिल्डिंग है ये बहुत ऊंची है, ये राइट इन्फिनिट है, ये चलता ही रहूंगा, सीखता ही रहूंगा, स्ट्रगल चलता ही रहेगा जिंदगी भर। ओके ओके। जो रिक्रिएशन की जो प्रोसेस होती है, और बहुत ही वो लोकप्रिय हुए हैं ये सभी, दिल भर आंख मारे, ये हम्मा हम्मा से शुरुआत की। तो रिक्रिएशन की प्रोसेस कैसी रहती है? देखो, हर चीज एक आर्ट होती है, और आर्ट मतलब आपको सीखना पड़ेगा वो चीज। ऐसे ही जाके अगर आप स्टार्ट करोगे तो हो नहीं पाएगा। तो इसमें टाइम लगा। जैसे ओरिजिनल सॉन्ग जब मैं करता हूँ तब एक थॉट रहता है, डेफिनेटली खुद का इमोशन जुड़ा रहता है, और वो इमोशन को मैं राइटिंग के हिसाब से डाउन मतलब लिखता हूँ, उसके बाद कंपोज करता हूँ। कोई गाना लिरिक्स से होता है, कोई गाना बीट से हो जाता है, अलग अलग प्रोसेस है। रिक्रिएशन का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि एक तो क्या है कि डिमांड आता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कि हम लोग को रिक्रिएट करना है, और वो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, क्योंकि वही होता है ना, एक सक्सेस रेट देखते हैं बंदे का कि अच्छा इसने ये गाना किया तो सक्सेस हुआ है, तो उसके हिसाब से मुझे काम देते हैं रिक्रिएशन का। और जब आता है तो मुझे गाने बोलते हैं कि ये गाना करना है, तो मैं वो गाना सुनता हूँ। तो ये क्या है, एक क्या बोलते हैं, जैसे स्कूल में होता है ना, अलग अलग सब्जेक्ट रहता है, ये भी एक सब्जेक्ट है जो मुझे स्टडी करना पड़ता है कि इसमें जो म्यूजिक डायरेक्टर्स ने गाना बनाया, क्या सोच के बनाया, कैसे बनाया। कुछ भी तो नहीं कर सकता ना, तो वो सोच के एक इमोशन बिल्डअप करता हूँ। फिर उसके बाद जो है उसमें देखता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरत है चेंज करना कि नहीं करना। 90% ऐसा होता है कि गाना इतना अच्छा बना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ टाइम होता है कुछ बना देता हूँ, सो दैट क्या अभी के जनरेशन के साथ जो गैप है वो मैं जोड़ पाऊँ। तो ऐसे प्रोसेस रहता है। दिल भर में अलग प्रोसेस था, मैंने मुखड़ा बनाया, फिर गाना ऐसा है। आंख मारे पे मैंने पूरा ही नया बनाया, अंतरा थोड़ा चेंज किया। तो अलग अलग गाने का अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन वही चीज है कि इसमें थोड़ा थॉट डालना बहुत जरूरी है, ऐसे ही कूद नहीं सकते। राइट बाकायदा पूरा लर्न करना पड़ता है। राइट। आपने अभी ओरिजिनल सॉन्ग की बात की, तो मुझे मुझे ऐसा विचार आया कि आपको कभी ऐसा लगता है कि ये रिक्रिएशन में आपके जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है, आपके जो खुद के हैं, वो थोड़े दब गए हैं, ऐसा लगता है आपको? हाँ, 100% लगता नहीं है, मुझे यकीन है कि यही हुआ है। राइट क्योंकि अगर आप देखोगे रिक्रिएशन जितना ज्यादा हिट है, मेरे ओरिजिनल सॉन्ग उससे ज्यादा हिट है। राइट बेमाही बताइए, जी मखना बताइए, फिर बारिश देखिए, बोलना देखिए, राइट हरफन मौला देखिए, जी ठीक है। तो गाने मेरे ओरिजिनल ज्यादा हिट है। एंड वो एक क्या होता है, टैग लग जाता है। देखो, टैग लगाने के लिए मैं किसी को जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मैं खुद ही रिक्रिएशन करता हूँ और खुद ही ओरिजिनल करता हूँ। रिक्रिएशन में ज्यादा सपोर्ट मिलता है इसलिए क्योंकि एक रिकॉल वैल्यू होता है रिक्रिएशन में। गाना लोगों को याद रहता है, तो वो उसी कनेक्शन में उनको वो गाना स्पेसिफिकली पसंद आ जाता है पहले इसमें। राइट और क्योंकि क्वांटिटी भी ज्यादा है, काम भी आ जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग अगर अगेन लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं मुझ पे, तो मैं ना नहीं कर सकता, काम काम। लेकिन मैं दोनों चीज को बकायदा एक साथ ही करता हूँ, बैलेंस रखता हूँ। नया गाना करता हूँ तो सेम मेहनत देता हूँ, रिक्रिएशन भी देता हूँ तो मेहनत करता हूँ। लेकिन हाँ, वो बोल सकते हैं कि टैग लग जाता है, राइट। और वो टैग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कितना कम करूँ रिक्रिएशन, और ओरिजिनल जितना ज्यादा मेहनत कर पाऊँ। एंड सपोर्ट मिल रहा है, सबसे सपोर्ट मिलता है। आपके और वायु वायु श्रीवास्तव के सॉन्ग्स कोलैबोरेशन बढ़िया रहे हैं, तो वो कोलैबोरेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? ओरिजिनल सॉन्ग की आप बोल सकते हो कि वायु शायद खून से अलग है, क्या बात है? लेकिन दिल से और माइंड से हम लोग भाई से भी ज्यादा क्लोज है। क्योंकि जब स्ट्रगल पीरियड था तब हम लोग दोनों ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके एक साथ काम करते थे। और वायु का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। वो लिरिकली कंपोजर भी, सिंगर भी, मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदा है। एंड आई एम वेरी 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 लकी कि मुझे ऐसा दोस्त और भाई मिला है जिंदगी में। एंड ये भी आपको बोल सकता हूँ कि बन्नो तेरा स्वैगर जो गाना है, लोग बोलते हैं कि तनिष बागची वायु का शायद बहुत रेयरली थोड़ा थोड़ा आता है। ये गाना आप बोल सकते हो वायु के वजह से ही है। और मेरा जो पहला ग्राउंड है वो वायु के वजह से ही है। इतना दूर जो मैं आ पाया हूँ वो वायु के वजह से ही है। और
मैं चाहता हूँ कि उसके साथ हमेशा ये दोस्ती या ये मेरा जो रिलेशनशिप वो बंधा रहे, और वो अपने करियर पे और आगे बढ़े, और जितना सपोर्ट है मैं उससे करूंगा, अभी भी, पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ। एंड आने वाले वक्त में भी हम लोग दोनों काम बहुत कर रहे हैं एक साथ। तो और क्या बोलूं मैं, वो बहुत Right. बहुत बहुत ही टैलेंटेड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, लिरिसिस्ट तनिष्क बागची के बारे में कुछ बताइए। लिरिसिस्ट देखो क्या क्योंकि होता है, आपने ये अभी भी एक मिनट, आपने अभी जो बात की वे माही, तो वो आपने बढ़िया लिखा है। सो शायद वैसे सब क्या सिंगर, एज ए रिक्रिएशन, अब जो, मगर ये जो एक लिरिसिस्ट है जो बढ़िया है, जो आपको नॉमिनेशन भी मिला था अवार्ड में इस सॉन्ग के लिए, तो इसके बारे में बताइए जी। लिरिक्स का यही है कि देखो, आदमी तो शायर ऐसे नहीं बनते। वो जिंदगी की जो तकलीफें हैं उससे वो जो गुजरते हैं हम लोग गलियों से ना, हम लोग वो चीजें उठाते हैं जिंदगी भर। तो मैं वो जो चीज है ना, वो मैं राइटिंग में पेश कर देता हूँ। कभी कोई दोस्त खो गया, कभी कोई ऐसा रिश्ता जो था जिसको मैं बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देता था, वो टूट गया। माता पिता के साथ जो दूरी, तो ये सब चीज जो है ना, वो दिल को बहुत छूती है। और मैं ना वही खुरकते रहता हूँ कि उसमें से क्या कर सकता हूँ। और क्या है, म्यूजिक का तो लैंग्वेज है नहीं, और हिंदी जो है मेरा मातृभाषा है नहीं, बंगाली है, लेकिन इमोशन का कोई लैंग्वेज तो है नहीं। राइट। ठीक है। और ह्यूमंस तो सब सेम है, सबका दिल है, सबका मन है, सबका सेम ही है, तो वो इजी हो जाता है। मैं जब इमोशन टच करता हूँ तो लिरिक्स आ जाते हैं। और म्यूजिक जो है एक वाइब भी आता है उसमें कि अच्छा रोमांटिक सॉन्ग करना है तो रोमांस में क्या क्या होता है, तो वो चीज महसूस जो करता हूँ वो मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। और जहाँ अटक जाता हूँ, वो इतने सारे दोस्त थे मेरे, वो मुझे हेल्प कर देते ओके। कि अच्छा इसका की का होगा, ये टेंस जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो छोटा मोटा जो चेंजेस है वो मुझे हेल्प कर देते। और बस यही है ये तनिष्क पर्टिकुलर बागची लिरिक्स। ये केसरी केसरी का जो पर्टिकुलर हाँ सॉन्ग है वे माही, उसकी प्रोसेस के हाँ। बारे में अगर कुछ आपको याद आता है। बेमाही तो देखो, हर गाना एक बेबी की तरह होता है। ठीक है। Right. वो पैदा होता है और पैदा होकर बड़ा तो नहीं हो जाता है, उसका एक प्रोसेस रहता है। तो हर गाने का एक प्रोसेस रहता है, कोई जल्दी प्रोसेस रहता है, कोई मतलब एकदम स्लो रहता है। तो बेमाही थोड़ा जल्दी वाला प्रोसेस था। उसमें मेरे को बहुत कम टाइम मिला था बनाने के लिए, क्योंकि कल जरूरत था और आज मुझे बनाना था, ऐसा था। तो उसी दौरान मैं थोड़ा सा गुजर भी रहा था, मैं मतलब इमोशन से कुछ मतलब जिंदगी में बहुत कुछ चलता है ना, देखो फाइनेंशियली भी क्या है सॉरी, फाइनेंशियली भी मैं उतना स्टेबल हूं नहीं, काम बहुत कर रहा हूँ, लेकिन काम करते करते ये भी रियलाइज होता है कि पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये फील्ड में अभी थोड़ा सा अलग ही मामला है। अभी कैसा है कि आपको शायद पता रहेगा, जब प्लेन होता है ना, प्लेन के पायलट्स रहते हैं, उनको एग्जाम में बार बार बैठना पड़ता है। प्लेन चेंज होता है तो उससे फिर से एग्जाम देना पड़ता है। तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री भी वैसी है, Right. हर गाना तो आपको एग्जाम की तरह ट्रीट करते हैं। तो वही एग्जाम की तरह मैंने ये गाना भी ले लिया कि एक दिन में मुझे एग्जाम पास करना है, तो मैं अपना जितना इमोशन था वो गाने पे डाल दिया, एंड फाइनली वो गाना बना और गाना हिट हुआ। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये सक्सेस है, मतलब अगर मैं सही तरीके से अपने इमोशन को लिख पाऊं तो लोगों तक पहुंच जाता है। तो केसरी का यही जर्नी था, और Okay. मूवी भी इतना टची है बढ़िया। तो हाँ, और पिक्चराइजेशन भी बहुत बढ़िया हुआ था, जो फ्लैशबैक में आता वही रहता है, सो यार बहुत अच्छा शूट किया हुआ है। यार कंपोजिशन भी बढ़िया था। वो क्या कर्णप्रिय जिसको बोलते हैं ना, वे माही, स्मूथ स्मूथ हाँ स्मूथ चलता रहता था या। ओके। और अभी एक दूसरा सॉन्ग जो गुजराती है, सनेड़ो, जो मित्रों में हाँ था, तो हाँ वो बनाने की प्रोसेस कैसी रही? वो यहाँ पे तो बहुत नवरात्रि जो होती है ना, उसमें लास्ट हाँ। सॉन्ग यही होता है, फिक्स, कंपलसरी, या। और ये मतलब जी। एक जर्नी में आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि आप गुजरात से हो। तो जब मैंने लव यात्री किया था, लव यात्री, तो मुझे ये पूरा रिसर्च वर्क मैंने किया था बाकायदा, क्योंकि पूरा वो गुजरात का था। गुजरात मतलब क्या हो गया, गुजरात मतलब रंग है, कलर। जी आप जी। बोल सकते हो कि जितने कलर होली में है उतना कलर गुजरात में। ठीक है। तो एक कलर सिलेक्ट नहीं कर सकते आप, इसलिए क्या होता है, चोली में भी जो होता है उसमें सब कलर रहते हैं, और स्टिक्स रहता है ना हाथ में, वो रिदम है, रिदम। तो एक ऐसा वो स्टेट है जहाँ पे रिदम भी है, कलर भी है, म्यूजिक भी है, और डांस भी है, तो पूरा कल्चर। तो वो कल्चर को
गाने के माध्यम से लाना मेरे लिए बहुत मेहनत का काम था, और मैंने बहुत रिसर्च किया, और उसी रिसर्च के दौरान मैं सनेडो सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। मुझे लगा कि ये जो है, ये एक बोल सकते हैं एक स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग गाना, डांस सॉन्ग लगता है लेकिन स्पिरिचुअल ट्रैवल है। तो वही मैं करते 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 गाना बन गया। और फोक है बाकायदा, ये तो फोक है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट, बहुत सीखने को मिला एक्चुअली, बहुत सीखा मैंने गाने से। राइट, ओके ओके। ध्वनि भानुशाली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपने करियर की क्रेडिट उन्होंने आपको दी थी। ध्वनि आप बोल सकते हो कि मेरी बहन जैसी है, और मैंने जब ये उसका हाथ पकड़ा था तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब आप बोल सकते हो कि एकदम फैमिली की तरह मैंने उसको जैसे बोला, अच्छा ध्वनि में हम लोग गाना ऐसे करते हैं, हम लोग वैसे करते हैं, मैंने जैसे बोला उसने वैसे किया, बाकायदा सीखा। और क्या होते हैं आजकल के बच्चे होते हैं, मतलब वो आते हैं कि उनका ईगो रहता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो ऐसी बच्ची है कि उसने मुझे बोला नहीं सर, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूंगा। अभी आप समझ लो कि कितना डेडिकेशन है, कि पहली बार गाना कर रहा है, तो गाना कर रही है, तो उसने पूरा अपना करियर मेरे ऊपर दे दिया कि नहीं मेरा भाई करेगा और ये जो करेंगे वही मैं फॉलो करूंगी। तो वो तो और क्या बोल सकता हूँ, फैमिली के अंदर ही होता है। तो ध्वनि फैमिली जैसी है। और गाने अपने बहुत हिट हुए हैं। ले जा हिट हुआ है, फिर वास्ते हम लोग ने किया था, वो हिट हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ काम करके, एंड फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे गाने और भी करेंगे। बस और क्या बोल सकता हूँ। ओके ओके। और अब तनिष्क सर, आप म्यूजिक के अलावा आपको क्या पसंद है? पूरे दिन में अगर आप म्यूजिक कंपोज नहीं करते हो, लिखते नहीं है, गाते नहीं है, तो क्या करते हैं? पूरा दिन में देखो मेरा तो आधा टाइम म्यूजिक में ही जाता है। लेकिन अगर आप पूछो कि पैशन किस चीज में, तो मुझे डांस में बहुत पैशन है। मैं पहले भी डांस करता था, जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब डांस करता था। लेकिन क्या ये प्रोसेस में क्या हुआ कि मैं सब ने डेडिकेट नहीं कर पाया डांस में, तो वो चीज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। और वो भी बोल सकते हैं म्यूजिक में इतने सारे चीजें हैं ना, आप बोल सकते हो कि डांस भी म्यूजिक से जुड़ा हो। राइट। तो अलग अलग चीजों में मेरे को इंटरेस्ट है। तो अच्छा है, एटलीस्ट म्यूजिक पूरा जिंदगी में है मेरा। इन फ्यूचर आप एज अ एक्टर या डांसर दिखेंगे? नहीं, एक्टर डांसर हिसाब से वैसा मुझे नहीं करना है। लेकिन आप अगर बोलो तो मुझे डायरेक्शन का बहुत शौक है। ओके। और स्टोरी लिखने का बहुत शौक है। मैंने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं, स्टोरीज लिखे हैं, और डायरेक्ट भी करने का बहुत इच्छा है। सीख भी रहा हूँ थोड़ा बैठ के। तो ये एक चीज है, पैशन है। ओके ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन, गुजरात और बाकी सभी लोगों को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने फैंस को? जी। मेरे फैंस को और सबको जो पैशनेट है, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे कुछ भी हो, उनको यही कहना चाहूंगा कि सब बोलते हैं कि अपना पैशन जो है उसको बनाए रखो, और होप रखो, और आगे सब अच्छा होगा। मैं उनको बोलूंगा ये फॉलो करो, पैशन जरूर बनाए रखो, जैसे मैं सबको बोलता हूँ। लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग जितना भी बोले कि ये आ जाएगा, पीछे फॉलो करेगा, नहीं, पीछे फॉलो नहीं करता है पैसा। पैशन जिसके पास है, ये जरूरी नहीं उसके पास पैसे बहुत हैं या पैसे बहुत आएंगे। पैसा कमाने का एक रास्ता अलग करना बहुत जरूरी है जिंदगी में। और वो पैसा कमाने का रास्ता अगर फॉर्चुनेटली म्यूजिक से हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता है तो पैशन को सामने रखो, लेकिन साइड बाय साइड पैसा कमाने का रास्ता जरूर करो। क्योंकि भूखे तुम अपना पैशन को फॉलो नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली तुम गिव अप कर दोगे। तो वो पैसे का एक रास्ता कुछ भी हो, जितना सपोर्ट कर पाओ तुम खुद को, उतना एक रास्ता ढूंढो। टेक्निकली स्ट्रांग हो जाओ, और टेक्निकली स्ट्रांग रहोगे तो तुमको वो होप मिलेगा। पैसे से बहुत होप मिलता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है, घर आपके पास रहेगा। अच्छा, घर मतलब आपको 4 बेडरूम का फ्लैट नहीं चाहिए। आप अगर 1 रूम किचन में भी रह रहे हो और जितना खाने की जरूरत है उतना खा रहे हो और अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, वो भी ठीक है। लेकिन क्या एकदम डेडिकेट करके सिर्फ पैशन को फॉलो करके बाकी सबको भूल के वो मत करो। पैसा कमाने का रास्ता रखो, और जिंदगी में नियत साफ, और ईगो और जेलसी उसको जीरो करना जरूरी है। वो जीरो करके आगे बढ़ो। और अगर जेलसी है तो जेलसी को पॉजिटिवली ट्रीट करो, कंपिटिटिव हो जाओ कि अगर ये अच्छा कर रहा है तो मुझे इससे अच्छा करना है, इसको डाउन नहीं करना, इससे एक स्टेप आगे करना है। तो ये चीज। और ग्रीड अगर है कि मुझे इतना चाहिए, तो ग्रीड करो काम का, कि मुझे बहुत काम चाहिए। तो ये सब चीज को थोड़ा डाइवर्ट कर दो।
ग्रीडी, जेलसी, ईगो तब रखो कि जब तुम सबको सिखा पाओ कि देखो मैंने कैसे कामयाबी किया, मैंने ऐसा ऐसा किया। तो हर चीज को पॉजिटिवली लो जिंदगी में, तो क्या है कि आपका आगे का रास्ता ना ऑटोमेटिकली खुलता जाएगा, और जितने दोस्त यार बनाओगे उतना तुम्हारा ब्रांचेस खुलेगा। आपने सर इस जर्नी में अपने जो पैसे की बात की, बहुत अहम बात थी, तो इस जर्नी में आप डिमोटिव कभी हो जाते हो तो क्या करते हैं अभी इस स्थान पे पहुंचने के बाद? डीमोटिवेट तब मैं जब हो जाता हूँ, तब मैं सोचता हूँ कि मैं आज जहाँ पे हूँ वो 10 साल पहले कहाँ था, और आज अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो 10 साल पहले क्या सोचता था, और 10 साल पहले मैं क्या सोचता था कि मैं 15 साल बाद ये पोजीशन में आया हूँ। तो अभी मैं वही सोचता हूँ कि अभी जो मैं सोच रहा हूँ वो आज से 15 साल बाद मैं और ऊपर रहूंगा, लेकिन सोच शायद यही रहेगा। और यही सोच जो है ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सोच के वजह से ही आज मैं 15 साल और सामने आ गया, और मेरा करियर 15 साल में और आगे आ गया। तो ये खत्म नहीं होने वाला, ये सोच तो होना ही चाहिए। अगर मैं डीमोटिवेट अभी हो रहा हूँ, इसका मतलब मुझे और जर्नी कंप्लीट करनी है, मुझे और आगे बढ़ना है। तो ये समझ लो मैं पॉजिटिविटी की तरह ही लेता हूँ इस जर्नी को। डिमोटिवेशन मतलब कि समझ लो और चैलेंजेस आने वाले हैं, एंड आई एम रेडी फॉर एवरी चैलेंज इन माय लाइफ। ये जो रिक्रिएशन सॉन्ग के बारे में जो सोशल मीडिया पे और सभी जगह जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो उनको आप किस तरह से लेते हैं? मैं ये इसके साथ ही जोड़ रहा हूँ कि डिमोटिवेट के साथ, कि आप वही एक ही बात है, मैं जितना मुझे गाली मिलता है उतना मैं ताली के लिए तरसता हूँ, और इस ताली के लिए तरसता हूँ, इसलिए और ज्यादा बेटर गाना बनाता हूँ। और रिक्रिएशन हो रहा है, मैं करता ही रहता हूँ रिक्रिएशन, मैं कभी डरता नहीं हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, लुट गए इज अ रिक्रिएशन, लेकिन उसमें ओरिजिनल भी 90% मेरा है कंपोजिशन। वो गाना तारीफ हो रहा है, अच्छा जो लोग मेरे को गाली देते हैं वो लोग वो गाने पे नाचते हैं, ठीक है। तो मुझे ये रियलाइज हो गया कि गाली का जो प्रोसेस है वो इतना है, वो थोड़ा सा है, उसके बाद जो गाली देते हैं वही ताली देते हैं। तो अगर ताली मुझे अल्टीमेटली मिल रहा है तो गाली का तो मेरे को इच्छा ही नहीं है, वो ठीक है, कोई बात नहीं। राइट ओके, थैंक यू तनिष्क सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, अपने समय दिया, इसलिए थैंक यू सो मच। हैप्पी होली। हैप्पी होली सर आपको।